हेलो बच्चों, मेरा नाम माधुरी गुप्ता है। एसोसिएट प्रोफेसर इन पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर हम पढ़ रहे हैं, अमेरिका का संविधान। और कल हमने उसमें अमेरिकी संविधान की विशेषताएं देखी थी और उसके आगे आज हम देखेंगे। अगली विशेषता है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। जैसे कि हमको नाम से पता चल रहा है कि इसमें शक्ति के पृथक्करण की बात कही गई है और यह अमेरिका के संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता है। हमको पता है कि लोकतंत्र से पहले जब राजतंत्र हुआ करते थे तो उस समय तीनों तरह की शक्तियाँ, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों तरह की शक्तियाँ राजा में ही विद्यमान होती थी। राजा ही कानून बनाता था, राजा ही लागू करता था और उल्लंघन करने पर दंड देने का कार्य भी राजा के द्वारा किया जाता था। और जब हमने लोकतंत्र को अपनाया तो उसके साथ ही हमने जो तीन शताब्दी पूर्व जो फ्रांसीसी दार्शनिक थे मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि शासन की निरंकुशता पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आवश्यक है कि तीनों कार्य, व्यवस्थापिका का कार्य, कार्यकारी और न्यायपालिका का कार्य पृथक पृथक संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। और अमेरिका ने ऐसा ही किया कि लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन इस रूप में अपनाया कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का वास तो राष्ट्रपति में रहेगा, व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियों का वास कांग्रेस में रहेगा और न्यायपालिका संबंधी शक्ति का स्थान सर्वोच्च न्यायालय में रहेगा। तो इस तरह से हरमन फाइनर के शब्दों में अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन का विवेकपूर्ण और वृहद प्रयास है, क्योंकि इससे पहले जो ब्रिटेन का हमने संविधान पढ़ा था, उसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का पालन नहीं किया जाता, क्योंकि जो संसदीय प्रणाली है उसमें जो कार्यपालिका है वह व्यवस्थापिका में से ली जाती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। और अगला है नियंत्रण एवं संतुलन का सिद्धांत। यह हम सब जानते हैं कि अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत का प्रयोग किया संविधान निर्माण में, परंतु वे सरकार के तीनों अंगों को एक दूसरे से पृथक व स्वतंत्र नहीं बना सके और ऐसा किया जाना भी संभव नहीं था और न ही उचित था, क्योंकि शक्ति विभाजन के सिद्धांत के साथ साथ सरकार के तीनों अंगों में संबंध भी स्थापित किए गए और इन संबंधों को स्थिर करने में उन्होंने नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत का पालन किया। कहने का अर्थ है कि तीनों अंगों को अगर पृथक पृथक छोड़ दिया जाता तो तीनों अंग मनमानी कर सकते थे। इसीलिए उन्होंने नियंत्रण और संतुलन अर्थात चेक्स और बैलेंस के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यानी सरकार के जो तीन अंग हैं उनमें से जो एक अंग होगा उस पर बाकी दोनों अंगों का नियंत्रण होना आवश्यक है, ताकि वो मनमानी नहीं कर सके। लेकिन नियंत्रण भी इतना ही मात्रा में होना चाहिए कि शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा सके। यानी कहने का अर्थ है कि नियंत्रण इतना कठोर नहीं हो कि वह अंग कार्य ही नहीं कर पाए। और इसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका में इस नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया। कहने का अर्थ यह है कि इस सिद्धांत के अनुसार शासन का एक विभाग दूसरे विभाग पर इस तरह से नियंत्रण रखता है कि संतुलन भी बना रहता है और वह कार्य भी कर पाता है। उदाहरण के लिए हम देखें कि जो वहाँ की कांग्रेस है उस पर राष्ट्रपति का भी नियंत्रण होता है, यानी राष्ट्रपति कांग्रेस के द्वारा पारित कानूनों को वीटो कर सकता है। और न्यायपालिका का भी नियंत्रण है कि न्यायपालिका जो कांग्रेस के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उनको अवैध घोषित कर सकती है। इसी तरह से जो राष्ट्रपति है उस पर भी नियंत्रण है कि जो न्यायपालिका है वो राष्ट्रपति के गलत कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकती है। और इसी तरह से जो कांग्रेस है वो राष्ट्रपति के कार्यों पर भी नियंत्रण रखती है। और इसी तरह से और उस पर महाभियोग लगाने का कार्य करती है राष्ट्रपति पर। और इसी तरह से न्यायपालिका का पर भी नियंत्रण है। कांग्रेस उसके वेतन भत्ते आदि निर्धारित करने का कार्य करती है और जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से जो शासन के जो अंग हैं वो एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। आगे है
अधिकार पत्र, बिल ऑफ राइट्स। अमेरिका के संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से समावेश किया गया है। वहाँ के नागरिकों को भाषण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता एवं शिकायतें भेजने का अधिकार संबंधी स्वतंत्रता प्राप्त है। लेकिन प्रारंभ में जो मूल संविधान बना था उसमें अधिकारों की व्यवस्था नहीं थी, और जब इस संविधान का निर्माण किया गया 1787 में और 1789 में संविधान बन गया था, तो बनने के साथ ही इसमें प्रथम 10 संशोधन करके वहाँ के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किए गए। आगे है दोहरी नागरिकता। अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के अनुसार प्रत्येक अमेरिकन को अपने राज्य की नागरिकता भी प्राप्त है और अपने संघ की भी नागरिकता प्राप्त है। इस प्रकार वहाँ दोहरी नागरिकता है। और संघ की नागरिकता के लिए तो सभी नागरिकों के लिए नियम एक समान है, लेकिन राज्यों की नागरिकता के संबंध में नियम अलग अलग हैं। यानी राज्यों में जो रहने की अवधि है वो अलग अलग निर्धारित की गई है। और अंतिम है व्यक्तिवादी दर्शन पर आधारित संविधान। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के सदस्य जॉन लॉक के दर्शन से प्रभावित थे। जो जॉन लॉक है वे जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक अधिकार मानते थे, साथ ही इनको पवित्र व अनुल्लंघनीय मानते थे। उनका यह था कि ये ऐसे अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए हैं और उन्हें कोई भी नहीं छीन सकता है। अतः कानून की उचित प्रक्रिया के द्वारा उनको संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सार्वजनिक हित के लिए किसी व्यक्ति की संपत्ति को हस्तगत करना पड़े, तो उसके लिए उसे उचित मुआवजा दिया जाना आवश्यक है। तो इस तरह से ये अमेरिका के संविधान की विशेषताएं हैं। आगे हम पढ़ेंगे अमेरिकी संविधान के स्रोत। जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन द्वारा जो संविधान का निर्माण किया गया था वही केवल अमेरिकी संविधान नहीं है, बल्कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें समय के साथ जुड़ती गई और उनको हम आज संविधान के स्रोत के रूप में देखते हैं। पहला है लिखित संविधान, जो कि फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा निर्मित एवं लिखित अमेरिकी संविधान का मूल स्रोत है। दूसरा है संविधान संशोधन। समय समय पर संविधान में संशोधन हुए हैं और अब तक हम देखें तो 27 संशोधन हो चुके हैं, और इन सब संशोधनों को भी हम संविधान के स्रोत के रूप में लेते हैं। तीसरा है कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियम। अमेरिका का संविधान तो बहुत संक्षिप्त संविधान है, और कांग्रेस के द्वारा जो समय समय पर अधिनियम पारित किए गए उनके द्वारा उसको नया जीवन मिला। तो ये जो कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियम हैं वो भी संविधान के स्रोत के रूप में विद्यमान हैं। न्यायिक व्याख्याएं। अमेरिकी संविधान के विकास में सर्वोच्च न्यायालय की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब कभी कांग्रेस द्वारा निर्मित अधिनियमों को न्यायालय में चुनौती दी गई तो न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेदों के संदर्भ में उनकी जांच की, और न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या होने से संविधान का अर्थ ही बदल जाता है। आगे है परंपराएं। अमेरिकी संविधान के अंतर्गत क्रांतिकारी परिवर्तन संशोधनों एवं अधिनियमों द्वारा नहीं हुए, बल्कि रीति रिवाज एवं प्रथाओं के द्वारा भी हुए हैं, जिन्होंने संविधान की आत्मा को ही बदल दिया। तो अमेरिकी संविधान में भी कुछ परंपराएं विद्यमान हैं। पहला है जैसे राजनीतिक दल। लिखित संविधान में कहीं भी राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं किया गया था, और संघ को अधिक शक्तियां दी जाएं या कम शक्तियां दी जाएं, इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उसके कारण हैमिल्टन और जेफरसन के 2 दल बन गए, और आज दोनों दल ज्यों के त्यों चले आ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि संविधान में उल्लेख नहीं था, ये इन दलों का निर्माण संविधान के जो समर्थक थे और विरोधी थे उनके रूप में विद्यमान है। कैबिनेट प्रणाली का अभ्युदय। अमेरिकी संविधान में भी कहीं कैबिनेट का उल्लेख नहीं है, परंतु जो अमेरिकी राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अपने कुछ सलाहकार नियुक्त किए और धीरे धीरे उनकी सुचारू रूप से बैठकें होने लगी,
और राष्ट्रपति उनकी सलाह से ही निर्णय लेने लगे और आज भी वहाँ कैबिनेट परंपरा के रूप में विद्यमान है। इसी तरह है सीनेट का शिष्टाचार या सीनेटोरियल शिष्टाचार। परंपरा के अनुसार सीनेट राष्ट्रपति के द्वारा की गई केंद्रीय नियुक्तियों को यह सोचकर स्वीकार कर लेती है कि राष्ट्रपति राज्यों की नियुक्तियों में उनकी इच्छा का आदर करेगा। और अंतिम है राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति पूर्णतः परंपरा पर आधारित है। संविधान में राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की कोई व्यवस्था नहीं थी और राष्ट्रीय सम्मेलन और प्राथमिक चुनाव की परंपराओं ने ही राष्ट्रपति के चुनाव को प्रत्यक्ष बना दिया है। तो इस प्रकार अगर हम देखें अमेरिकी संविधान के स्रोत में लिखित संविधान, संविधान के संशोधन, कांग्रेस के द्वारा पारित अधिनियम, न्यायिक व्याख्याएं, परंपराएं जिनमें राजनीतिक दल, कैबिनेट प्रणाली का उदय, सीनेटोरियल शिष्टाचार और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित परंपराएं हैं जो कि अमेरिकी संविधान का मुख्य स्रोत हैं और लिखित होते हुए भी अमेरिकी संविधान को परंपराओं के द्वारा आज भी उसका विकास चल रहा है। धन्यवाद। आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है।